नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र की तारीख 14 से 20 जून तक की गई है और जिसे लेकर सरकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 6 दिन में सत्र के अंदर सरकार अपना बजट पेश करेगी और इसके साथ ही विपक्ष के सवालों का जवाब भी देगी। आगे उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि पर्याप्त है और इसके साथ ही कहा कि इस बार का बजट जनता का बजट होगा। हमने अच्छे ढंग से इस अवधि के दौरान ही हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बजट भी लाएंगे, उनके प्रश्नों के सवालों के जवाब भी देंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को किसी प्रकार का शंका नहीं करनी चाहिए। सत्र में सब लोग सहयोग करें, सभी माननीय सदस्यों से, सभी माननीय दलों के नेताओं से, नेता प्रतिपक्ष जी सबसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग, क्योंकि ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण किसी भी राज्य के लिए होता है और हमारा ये चुनाव के बाद पहला ये सत्र हमारे यहाँ होने जा रहा है बजट सत्र। सब लोग सहयोग करें, अच्छा सत्र हो, ऐसा वो सब लोग कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये हम सबके लिए हितकर भी होगा। हमने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरीके से बजट सत्र की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरी तैयारियां तेज की गई हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कितनी तैयारियां की गई हैं? क्या ये बजट सत्र शांतिपूर्ण से निपट जाएगा या फिर हंगामादार होगा बजट? बिल्कुल, देखिए, पहले ही विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि कम दिनों का बजट सत्र कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो है कामकाज में फेल साबित हो रही है। सरकार का बजट किस तरीके का होगा? लगातार जो है सवाल पहले भी उठते रहे कि बजट सत्र की जो अवधि होती है, जो समय होता है, वो काफी कम रहता है, जिसको लेकर चाहे जो है भाजपा रही हो विपक्ष में और चाहे जो कांग्रेस, सवाल ये जरूर खड़े करते रहे कि सदन की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा चले, जिससे जो जनता के मुद्दे सदन के भीतर आ सके, जो सवाल है वो जो है सदन के भीतर उठ सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो है समय अवधि कम होती है, जिसको लेकर जो है सवाल उठते हैं। वहीं जब भाजपा ने, यानी कि जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बजट सत्र जो है 6 दिन का जरूर रखा गया है, इसमें जो बजट पास भी होगा, इसी में जो है विपक्ष के सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, चर्चा भी होगी। लिहाजा जो है ये जनता का बजट होगा, जिसको लेकर सरकार ने इस बार तमाम लोगों से जो राय मशवरा किया और उसके बाद जो बजट तैयार किया गया। विपक्ष जो है अगर हंगामा करता है, ये विपक्ष की गलती होगी, क्योंकि जनता के मुद्दे सदन के भीतर आए, इसके लिए विपक्ष को खुद से तैयार होना पड़ेगा। अगर जो सहयोग नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सदन की कार्रवाई बाधित होती है और बाधित होने का खामियाजा कहीं ना कहीं राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। जी सौरभ, बिल्कुल, ये जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा कम समय का राग अलापा जाता है, लेकिन जब सत्र चलता है तो उस दौरान ये देखा जाता है कि विपक्ष में कोई भी पार्टी हो वो वॉकआउट करती है। जनता के मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब समय मिलता है तो वो समय का दुरुपयोग करते हुए भी ये यही नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब भी जो है सदन की कार्रवाई होती है तो हंगामा जरूर जो है देखा जाता है, चाहे वो जो है कोई भी मुद्दा हो। विपक्ष जो है पहले ही महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता जा रहा है, इसके साथ ही जो माफिया राज उत्तराखंड में पनप रहा है उस पर जो सवाल खड़े कर रहा है। तो लिहाजा विपक्ष ने अभी से ही अपने तेवर तल कर लिए और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो 14 तारीख से जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो बड़ा हंगामा करेगा और हंगामा उन लोगों को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, जिनके जो है मुद्दे विधानसभा के भीतर उठ रहे हैं या जिनके सवालों पर जो है सरकार से जो जवाब चाहिए होता है। जी बिल्कुल, सौरभ, आपने कहा जिस तरीके से सवालों में जवाब चाहिए होता है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से ये कहा गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि वो पूरी तरीके से तैयारियां कर लिया है। चलिए सौरभ, आप हमारे साथ बने रखिए और फिलहाल 6 दिनों के सत्र के अंदर सरकार अपना बजट पेश करेगी। और उधर उत्तराखंड के छावनी इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। इन क्षेत्रों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अन्य लोगों को भूमि संबंधी मामलों के लिए अब मेरठ और बरेली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के मुताबिक देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय और रानीखेत में उप रक्षा संपदा दफ्तर खोला जाएगा। भूमि संबंधी मामलों जैसे भूमि अधिग्रहण, भूमि संबंधी प्रकरण, लीज भूमि आदि के लिए गढ़वाल के छावनी क्षेत्र के लोगों को अब तक मेरठ और कुमाऊं के छावनी क्षेत्र के लोगों को बरेली जाना पड़ता था। अब मंत्रालय ने डीईओ मेरठ और डीईओ बरेली से देहरादून और रानीखेत को अलग करते हुए नया कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि डीईओ देहरादून का प्रभार अभी क्लेमेंट टाउन सीईओ कौशल गौतम को दिया गया है। वहीं देहरादून में कुल 27 लोगों का स्टाफ काम करेगा। मैं दो बात इसमें बता दूं, आपने अच्छी बात पूछी है। एक तो डीओ ऑफिस कम लोगों को पता है देहरादून में खुल गया है
मैं अपने आ, मंत्री जो मेरे साथ मेरे बॉस हैं सीधे सीधे श्रीमान राजनाथ सिंह जी को इसके लिए बधाई देता हूं। हमारी बातें उन्होंने मानी हैं और उसका एक उप कार्यालय रानीखेत में खुल गया है। तो बरेली जो जाते थे पहले वहां के लोग अब बरेली नहीं रानीखेत जाएंगे। जो यहां से मेरठ जाते थे इस रीजन के वो अब मेरठ नहीं देहरादून में होंगे। शीघ्र हम उसका और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से केंद्र की तरफ से ये उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात दी जा रही है, जो अभी मेरठ और बरेली के चक्कर इन लोगों को रक्षा संपदा भूमि को लेकर के चक्कर काटने पड़ते थे, अब इन लोगों को काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जब भी जो है भूमि संबंधित मामले कैंट एरिया के होते हैं उनके लिए जो बकायदा बरेली और मेरठ के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे जो है लोगों का समय भी खराब होता था और जो है काम में जो कई विलम्ब हो जाने के चलते उनको बार बार जो है वहाँ पे पहुंचना पड़ता था। लिहाजा अब जो है एक व्यवस्था ऐसी लागू की जा रही है जिससे जो है लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैंट एरिया जो है उत्तराखंड में काफी ज्यादा है। चाहे वो लैंसडाउन की बात की जाए, रानीखेत की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, या इसके अलावा जो पौड़ी में जो तमाम ऐसे जो जगह है जहां पर जो कैंट एरिया है जिनकी जो भूमि स्थानांतरण के जो मामले थे वो मेरठ जाते थे और जो कुमाऊं के तमाम प्रकरण थे वो बरेली जाते थे। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कुमाऊं के लिए रानीखेत में जो है उप जो है डीओ कार्यालय खोल दिया जाए। इसके साथ ही जो है देहरादून में जो रक्षा मंत्रालय का जो डीओ कार्यालय होगा वो देहरादून में खोला जाएगा गढ़वाल का। तो लिहाजा इससे लोगों को सहूलियत भी मिलेगी और उनका काम भी आसानी से हो सकेगा। इसको लेकर जो लगातार मंत्रालय पर जो है शिकायतें पहुंच रही थी, लगातार जो है मांग उठ रही थी कि भूमि संबंधित मामलों को लेकर जो है दूर तक जाना पड़ता है। लिहाजा इसको लेकर सरकार गंभीर कदम उठाए, जिससे जो पूर्व सैनिक हैं, जो वर्तमान में सैनिक जो कैंट एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको परेशानियों से जो है निजात मिल सके, क्योंकि लंबे समय से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से देश की सेवा में कार्यरत है ये सभी जवान, उनके लिए अब ये बड़ी सौगात केंद्र की सरकार की तरफ से दी जा रही है। और इसको लेकर के सौरभ, अगर जिक्र किया जाए इन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए ये बड़ी राहत मिलेगी, उनके कुछ अगर बयान को लेकर के जिक्र करें या उनकी क्या कुछ राय अब तक सामने आई है? देखिए, हजारों मामले ऐसे हैं जो भूमि संबंधित हैं, जो कैंट एरिया से रिलेटेड है। तमाम लोग जो है बरेली और मेरठ के चक्कर काटने को आज भी मजबूर हैं। यहाँ जो है सरकारें दावा करती हैं कि सरलीकरण किया जाएगा, वो जो है होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब जो है रक्षा राज्य मंत्री ने ये इशारा जरूर किया है कि केंद्र से जो है परमिशन मिल चुकी है, जल्द ही जो है रानीखेत और देहरादून में इन कार्यालयों को जो है प्रतिपादित कर दिया जाएगा, जिससे राज्य के लोगों को, यानी कि जो कैंट एरिया में रहने वाले लोग हैं, उसका लाभ उठा सकेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिए फिलहाल सौरभ। और जिस तरीके से देहरादून में ये रक्षा संपदा कार्यालय खोलने की बात कही गई है, सौरभ आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले तो देहरादून का रुख करेंगे। बड़ी खबर, जहां से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अब बड़ी समस्या बन रहा है। धूप में श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है मंकी पॉक्स से बचाव को लेकर उत्तराखंड में भी गाइडलाइंस जारी, और कम से कम 21 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा संक्रमित को। संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों की भी जांच होगी। आइसोलेशन में रहेगा संक्रमित के संपर्क में आया व्यक्ति। तो स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने एडवाइजरी जारी की है। मंकी पॉक्स को लेकर के अब उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर के उत्तराखंड में भी अब सतर्कता बरती जा रही है और एडवाइजरी जारी की गई है। तो कम से कम 21 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा संक्रमित के संपर्क में आए व्यक्ति को। संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों को की भी जांच की जाएगी और आइसोलेशन में इन लोगों को रखा जाएगा। और हमारे साथ सौरभ भाटिया लगातार बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से मंकी पॉक्स को लेकर के उत्तराखंड में भी अब स्वास्थ्य महकमा लगातार सतर्क नजर आ रहा है, एडवाइजरी में क्या कुछ जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है एडवाइजरी में?
देखिए, मंकी पॉक्स का कोई भी मामला अभी फिलहाल उत्तराखंड में नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से देश भर में या जो है अन्य जो है देशों में जो भी ये मामले सामने आए थे, जिसको लेकर जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक सतर्क दिखाई दी, अलर्ट दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मंकी पॉक्स के जो संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको जो है 21 दिन आइसोलेशन में रहना होगा, उनके जो है बाकायदा जांच होगी, और जो भी अन्य लोग होंगे उनसे भी ये अपील की जा रही है लगातार, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो मंकी पॉक्स के जो पेशेंट रहे हैं उनके अगर संपर्क में आए तो अपना जो है पहले ही आइसोलेट करवा रहे, अपने आप जो है सतर्कता बरतें, जिससे जो है राज्य में फैल ना सके। लिहाजा इसको लेकर जो है अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि अगर इस तरीके का कोई भी मामला आता है तो तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए इसको जो इम्प्लीमेंट में लाएं और लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के साथ ही उनका जो आइसोलेशन भी कर दें, जिससे जो है मामले ना फैले। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन अगर स्वास्थ्य महकमे का जिक्र करें कि तो अस्पतालों को लेकर के किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अब बेहद सतर्क रहने की बात सामने आ रही है और अभी ताज़ा उदाहरण कोविड का सामने आया था कि किस तरीके से लापरवाही के लिए चलते कितने लोगों की जान गई थी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरह से अस्पतालों को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही तमाम जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी या प्राइवेट अस्पताल सब जो अलर्ट मोड पे रहे, तमाम जो व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम किया, जो आज भी गतिमान है। अस्पतालों को जो है हाईटेक किया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे कोई भी इस तरीके की बीमारी आती है तो उससे जो है निपटा जा सके। हालांकि दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि जो अस्पतालों में जगह तक नहीं थी और यहाँ तक कि जो कोरोना के पेशेंट जो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे थे। वहीं जो है लोगों में जागरूकता की कमी भी साफ दिखाई दे रही थी, जिसका खामियाजा जो है राज्य के दूसरे लोगों ने भी भुगता था। लिहाजा अब जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पहले ही अलर्ट रहने के साथ ही उनको जो है जागरूक करने के लिए भी जो कहा गया है, जिससे मंकी पॉक्स जैसे मामलों में जो है इजाफा ना हो या जो कोई भी पेशेंट आए तो उसे पहले ही ट्रेस आउट करते हुए उसका उपचार किया जा सके। जी बिल्कुल, तमाम सारी जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है और जिस तरीके से दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है मंकी पॉक्स को लेकर के, अब उत्तराखंड में भी सतर्कता बरती जा रही है। और इसके साथ ही सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि लापरवाही कोरोना के दौरान देखने को मिली थी और सभी ने देखा था, हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, लोगों ने देखा था, और ऐसे में मंकी पॉक्स को लेकर के जो अब सावधानियां बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं उनको लेकर के क्या कुछ ठोस कदम यानी सख्त कदम का अगर हम जिक्र करें तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उसकी भी कोई गाइडलाइन कोई तैयार की गई है क्या? देखिए, अलग से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिससे जो ये कहा जा सके कि हाँ प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हाँ स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से जरूर जो है एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लोगों को खुद जो है जन सहभागिता करने की जरूरत है, जिससे जो है इस तरीके के मामले फैले ना और दूसरे लोग जो इसका शिकार ना हो। अगर कोई व्यक्ति जो है मंकी पॉक्स से रिलेटेड किसी मामले में किसी संक्रमित के साथ जो है मिला है या उसके जो संपर्क में आया तो लिहाजा उसे खुद जो है जागरूक होने के साथ ही जो है लोगों को बचाने का भी प्रयास करना होगा, जिससे जो है इस तरीके के मामले बढ़े ना। क्योंकि कोविड के दौरान भी इसी तरीके की लापरवाही सामने आई थी कि लोगों ने जो है संपर्क में आने के बावजूद बताया नहीं, जिसके चलते जो अन्य लोगों में भी ये संक्रमण फैला था। लिहाजा इस बार मंकी पॉक्स का जो मामले आए हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले ही लोग जागरूक रहें और इस तरीके के मामले ना फैलें। इसके लिए लोगों को जन सहभागिता अपने आप से करनी होगी। जी बिल्कुल, बेहद जरूरी है जन सहभागिता। सौरभ, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए, आपका रुख करेंगे। और दुनिया के कई देशों में जिस तरीके से कहर बरप रहा था मंकी पॉक्स, उसको लेकर के देहरादून में अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। और रुक करेंगे अब देहरादून का, जहां पर चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण बन रही है बड़ी समस्या। धूप में श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऋषिकेश स्थित पंजीकरण केंद्र पर अलग अलग लाइनों में यात्री लगते नजर आए हैं और लाइनों में लगे लोग गर्मी से बेहोश तक हो रहे हैं। ऋषिकेश में पंजीकरण के 21 काउंटर बनाए गए हैं। एक यात्री के पंजीकरण में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लगता है और सर्वर डाउन होने पर आधे से 1 घंटे तक ये पंजीकरण काउंटर बंद भी हो जाते हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें उसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता को, आम जनमानस को भी समस्या, यानी जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पहुंच रहे हैं देहरादून, उन्हें कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश में हालांकि पंजीकरण के 21 काउंटर बनाए गए हैं, बावजूद इसके एक लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और एक व्यक्ति के पंजीकरण में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है। लाइन में खड़े हुए व्यक्ति बेहोश तक हो जाते हैं और जबकि सर्वर बंद होने की घटनाएं भी सामने आती हैं और ये बताया जाता है कि सर्वर बंद होने के बाद आधे से 1 घंटे तक काउंटर बंद हो जाता है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सौरभ, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अब ये जो खबर सामने निकल करके आ रही है कि लंबी कतारें लगती हैं, लोग परेशान होते हैं, बेहोश तक हो जाते हैं कुछ लोग। ऐसे में क्या कुछ ठोस कदम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्या इन मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है या फिर उनको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी चिंतित नजर आ रहे हैं? देखिए, चारधाम यात्रा जो मार्ग है वो अपनी बदहाली का रोना रोने को मजबूर है। जहां तैयारियों को लेकर सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, उन दावों की पोल इसी तरीके से लगातार खुलती चली जा रही है। जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो है घंटों लगने के बावजूद भी लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, लोग जो बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। वहीं जो है जगह ना होने के चलते सड़कों पर सोने को रात भर जो है लोग मजबूर हैं। लिहाजा अधिकारियों को और सरकार को दोनों को ही जो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जिससे जो चारधाम यात्रा बेहतर तरीके से चल सके और राज्य की छवि खराब ना हो। जहां अतिथि देवो भव का जो नारा देते हुए बात कहते हुए पर्यटन मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं पर्यटन मंत्री इस पूरे एपिसोड से ही गायब दिखाई दे रहे हैं। अगर जो है खुद पर्यटन मंत्री इस पूरे मामले पर गंभीर होते तो शायद इस तरीके के हालात नहीं होते। बैठकें कर देने मात्र से जो है कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो है अगर अधिकारियों को सख्त निर्देश मिलते तो शायद जो हालात और ज्यादा बेहतर हो सकते थे। जबकि जो है सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि यात्री अगर बाहर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको जो सुविधाएं भी दी जाए और एक अच्छा मैसेज राज्य का जाए, इसके लिए जो अधिकारी तैयारी करें। लेकिन अधिकारियों की तैयारी नाकाफी दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा बाहर से आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु तीर्थयात्री भुगत रहे हैं। जी सौरभ, सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि चारधाम की यात्रा इस बार जो हो रही है वो ऐतिहासिक यात्रा होगी, और विपक्ष की तरफ से लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे थे कि बदहाली के जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जो घटनाएं ये सामने आ रही हैं, जो खबर सामने आ रही है निकल करके, इसमें तो विपक्ष के दावों पर मुहर लगती नजर आ रही है। फिर बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि यात्रा को बेहतर बनाया जाएगा, सफल बनाया जाएगा, देखिए संख्या जो है भले ही लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोगों का रुझान भी जो है चारधाम यात्रा की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो नाकाफी दिखाई दे रही हैं। अगर तैयारियां बेहतर होती तो शायद जो है हालात और भी बेहतर होते, क्योंकि 2 साल बाद जो है ये यात्रा फिर से जो है चलना शुरू हुई है, क्योंकि कोविड के दौरान किसी भी व्यक्ति को यात्रा पर आने की परमिशन नहीं थी। लिहाजा जो है यात्रा पूरी तरीके से ठप थी, पर्यटन जो है पूरा जो है राज्य का चौपट हो गया था। अब जो है दूर दूर से पर्यटक उत्तराखंड में आ रहा है, श्रद्धालु जो उत्तराखंड में आ रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि 2 साल बाद, क्योंकि जब जो है यात्रा चलेगी तो जाहिर सी बात है कि बेहतर व्यवस्था होंगी, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर जब वही डाक के 3 पात हैं, अभी भी व्यवस्थाएं जो है बनाने की बात की जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो या सड़कों की बात कही जाए, सब जो है चौपट पड़ा है। ऐसे में अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना होगा, जब जो है मुख्यमंत्री खुद से जो है निर्देश जारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बदहाली का शिकार होती यात्रा नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। रुख करेंगे देहरादून का, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में सूचना प्रभाग देख रही जीसी पांडे की सेवा विस्तार को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। जहां पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जीसी पांडे के सेवा विस्तार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को पत्र लिखा है, और जिसके बाद धन सिंह रावत ने सेवा विस्तार से इनकार कर दिया था। अब कांग्रेस ने पूर्व मंत्री के लेटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जहां एक तरफ बेरोजगारी दंश से झेल रहे युवा परेशान हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री अपने चहेतों को एडजस्ट करने के लिए इस तरीके के पत्र लिख रहे हैं, और जिससे पता चलता है कि भाजपा नेताओं की मानसिकता क्या है। पूर्व शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे ने एक सिफारिशी पत्र स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी को लिखा है, जिसमें उन्होंने नोडल अधिकारी को सेवा विस्तार देने की बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि प्रचार प्रसार जन कल्याणकारी योजनाओं का टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, और टेक्नोलॉजी जितना आज का युवा समझ सकता है, एक रिटायर्ड व्यक्ति उतना भली भांति नहीं समझ सकता। ऐसे में रिटायर हो रहे व्यक्ति को आप सेवा विस्तार की बात कर रहे हैं। क्या प्रदेश में होनहार युवाओं की कमी हो गई है? क्या काबिलियत का टोटा हो गया है? पूर्व शिक्षा मंत्री। तो उत्तराखंड की एक बार फिर से राजनीति गर्माती नजर आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में सेवा विस्तार को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था,
और उत्तराखंड की एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है उसी पत्र पर। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है सेवा विस्तार का। सेवा विस्तार के इससे पहले भी कृषि विभाग में तमाम सारे ऐसे मामले सामने आए हैं और एक लंबी फहरिस्त थी, एक लंबी लिस्ट थी जिनके सेवा विस्तार किए गए थे और उन सेवा विस्तारों को लेकर के तमाम सारे सवाल उठे थे। और जब सरकार के सामने वो पूरे लिस्ट गई थी और सवाल खड़े हुए थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था, वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने जब इतने सारे सवाल खड़े हुए तो उन पर कार्रवाई करने का भी काम किया था उत्तराखंड की धामी सरकार ने। उन सभी सेवा विस्तारों को और मनचाही जगह पोस्टिंग पर रहने वालों को जो है उन निरस्त कर दिए गए थे। और इसके साथ ही साथ अब एक बार फिर से उत्तराखंड का यह पूरा मामला गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल उत्तराखंड में सेवा विस्तार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी का दंश झेल रहा है उत्तराखंड का युवा और जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार अपने चहेतों को अपनी मनपसंद जगह पर बैठाने का काम कर रही है और जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, उनके सेवा विस्तार किए जा रहे हैं। तो सरकार पर यह बड़े सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उधर टिहरी गढ़वाल के सकड़ी धार के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि एक बस और ट्रक के बीच आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर लगने से ट्रक में सवार ड्राइवर अंदर ही फंस गया। दूसरी ओर बस में सवार 3 लोग भी घायल हो गए हैं। तो वहीं मदद के लिए पहुंची एसडीआरएफ टीम ने ट्रक का दरवाजा काटकर ड्राइवर को रेस्क्यू किया और बस में सवार लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि यह हादसा सकड़ी धार के समीप हुआ जब ट्रक देवप्रयाग की ओर से जा रहा था और बस देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर आ रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने तत्काल घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान चलाया। ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर को कटिंग उपकरणों की सहायता से ट्रक को काटकर बाहर निकाला और इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। और काशीपुर के चीमा चौराहे पर ट्रैक्टरों के सर्विस सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक अज्ञात कारणों से ट्रैक्टरों की सर्विस सेंटर में यह भीषण आग लगी है। आग के कारण हाईटेक बिजली के तार भी टूट गए, जिसके चलते घंटों लाइट गायब रही। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पटवारी और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें कि राजस्व विभाग की टीम आग में हुए नुकसान की भी अब जांच कर रही है। तो काशीपुर से ये खबर है जहां पर ट्रैक्टर के सर्विस सेंटर में भीषण आग लगी है। आग की लपट को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी और दमकल विभाग की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ट्रैक्टर की ये सर्विस सेंटर में है जहां पर आग लगी है। काशीपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आग लगने के बाद लोगों ने फायर सर्विस सेंटर को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए। काफी कड़ी मशक्कत के बाद दमकल के कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और इस भीषण आग के चलते हाईटेंशन की तार भी, बिजली हाईटेंशन की तार भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण काफी देर तक इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था भी ठप हो गई थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।